ये लेना पहले। वेलकम बैक। चलिए अब 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे और कविता जैन और आशीष बहेती हमारे साथ पिछले शो से बने हुए हैं। ज़रा इसको एक बार जो हमारा पैनल है उसको एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए प्लीज़। उसके बाद बाकी वीरू आप ले लीजिए प्लीज़। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे पैनल हमारे स्क्रीन पर है, जिसमें आज अमित सेठ साथ ही साथ हमारे साथ कविता जैन और आशीष बहेती पिछले कार्यक्रम से ही शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में ही। और साथ ही साथ इस वक्त अगर आप इंडस्ट्रीज को देखें तो करीब 22,005 पे एक शुरुआती तेज़ी के बाद रिट्रेस हुआ और निफ्टी बैंक भी शुरुआती तेज़ी के बाद रिट्रेस हुआ। निफ्टी बैंक हायर लेवल से करीब 250 अंक रिट्रेस हो चुका है और निफ्टी अगर आप इस वक्त देखें तो हायर लेवल से लगभग 90 अंक शेयर हो चुका है। प्राइस परफॉर्मेंस की लिस्ट में आज एक बार फिर से विप्रो और साथ ही साथ आज HCL टेक्नोलॉजी शामिल थे, लेकिन थोड़े बहुत वो भी बैकफुट पे आ गए। मेटल्स के कुछ एक दो स्टॉक्स जो अच्छा करते हुए आपकी स्क्रीन पे भी आएंगे, मतलब थोड़े बहुत मूव है। अदरवाइज ये जो इंडेक्स है अभी मोटा मोटी थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में है। हमारे साथ इस वक्त अब जुड़ चुका है पूरा पैनल। अमित, आपका फ्रेश पर्सपेक्टिव है, बताइए क्या पिक करेंगे आपके दो ट्रेड्स? जी, good morning, Viren ji. Good morning, Anuj ji, and everybody on the panel. Happy Makar Sankranti to all the viewers. वीरेन जी, मेरा इस समय का टॉपिक रहेगा, पहला रहेगा आईटी सेक्टर से ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। फ्राइडे के सत्र में अगर हम इसका वीकली मंथली चार्ट देखें तो वीकली मंथली ब्रेकआउट इसने रजिस्टर किया था एंड फ्राइडे के सत्र में वॉल्यूम डिलीवरी वॉल्यूम्स वर वेरी हाई। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम बना रहेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 4700 का, अभी ट्रेड कर रहा है 4773 पे, और टारगेट्स रहेंगे लगभग 4900 4950 के। सेकेंड स्टॉक थोड़ा सा हटके मुझे औरो फार्मा पसंद आ रहा है। रैशनल इसकी स्टॉक एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है और स्टॉक ने एक ऑर्डरली पुल बैक दिया था अपने 20 डेमा पे और वहीं से एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड जोन से वापस इसमें एक अपटिक देख रहे हैं। यहाँ पे लगभग स्टॉप लॉस रखेंगे 1100 रुपीज का और टारगेट्स, पहला टारगेट रहेगा 1160 का, सेकंड टारगेट 1180 का। ओके, चलिए ये हो गई इस समय अमित जी की पिक्स। एक बार आशीष बहेती को वापस ले आते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग अगेन, बताइए इस समय के पिक्स। जी, अनुज जी, मेरी जो पहली पिक रहेगी वो है आईसीआईसीआई प्रू में शॉर्ट कॉल की सलाह रहेगी। स्टॉक में पूरा इंश्योरेंस सेक्टर में आज अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, स्पेसिफिकली F&O वाले जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनमें। और स्टॉक ने आज अपना फ्रेश 20 डेमो ब्रेक दिया और 200 डेमो पे अभी सपोर्ट लिया, बट हमें लग रहा है अगर इसमें ब्रेकडाउन आता है तो गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो 530 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह है। हमें लग रहा है इसमें 515 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है ल्यूपिन का। अगर मैं स्ट्रक्चर बोलूँ तो इसमें अभी तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बट जिस आपका ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन चल रहा है ल्यूपिन में, हमें लग रहा है इसमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है इन लेवल्स पे। 1400 अभी भी होल्ड कर रहा है स्टॉक पिछले 4 दिनों से, तो 1440 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1375 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, आशीष जी की दो कॉल्स हो गई हैं। नीलेश जी के पास चलते हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके दो कन्विक्शन आइडियाज क्या रहेंगे इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग सभी को। दो आइडियाज है, दोनों खरीदारी के हैं। सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह होगी कमिंस इंडिया को। बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टप एंड बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और काउंटर ने आज एक फ्रेश ऑल टाइम हाई भी हिट किया है। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव और इंडिकेशन ये मिलेगी यहाँ से 2100 की ओर ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। स्पॉट में फिलहाल 2065 पे काउंटर ट्रेड हो रहा है। 2040 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 2100 और 2120 के दो टारगेट्स होंगे। वहीं जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है चोलामंडलम फाइनेंस। यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें पिछले 3 दिनों से देखने को मिल रहा है और ये मोमेंटम जो है यहाँ से फिर से न्यू ऑल टाइम हाई की टेरिटरी में चोला फाइनेंस को ले जाता हुआ नजर आ सकता है। 1300 के टारगेट, 1300 और 1320 के टारगेट मैं कहूंगा चोला फाइनेंस में रखना होगा। 1270 के आसपास फिलहाल स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। 1250 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, चलिए अब कविता जी की ट्रेड्स और ले लेते हैं। कविता जी, बताइए इस समय की आपकी दो ट्रेड्स। या अनुजी, तो मैं दोनों ही ट्रेड्स कैश से दे रही हूँ। F&O से अपोलो हॉस्पिटल हम शेयर किए हैं, उस पर कैरी की जा सकती है पोजीशन इन द लास्ट शो। एज ऑफ नाउ मुझे कैश से एक बहुत अच्छा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। न्यूली लिस्टिंग आप देखें इरिडा पर, तो एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल की तरह आप इसमें देख सकते हैं। इरिडा में 113.60 के लेवल्स पर एज ऑफ नाउ है। अंटिल काउंटर 105 के लेवल के ऊपर है, मुझे लगता है यहाँ पोजिशनिंग करनी चाहिए।
जो शॉर्ट टर्म पोजिशनल टारगेट दिखते हैं वो 125 130 तक जाते हुए दिखते हैं। तो इरिडा पर एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है। एल्स मुझे लगता है राइट्स रेलवे में एक अच्छा मूव बनते हुए दिख रहा है, तो यहाँ एक पोजिशनिंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 518 का, अपने हाईज 535 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। वंस उसे क्रॉस करता है तो 545 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके अच्छा, अब देखिए मिड कैप इंडेक्स रेड में आ गया है और एडवांस डिक्लाइन अब डिक्लाइंस के फेवर में आ गया वीरू, और निफ्टी और बैंक निफ्टी भी हल्के हुए हैं। अगेन ये एक और केस स्टडी है कि क्यों आपको इस तरीके के गैप अप ऑल टाइम हाई पर और एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल मार्क पर चेज़ नहीं करने चाहिए। मतलब 22,000 के ऊपर, 22,050 के ऊपर आज चेज़ करने का दिन नहीं था। अब हो सकता है सेकंड हाफ में मार्केट वापस उसकी तरफ चला जाए, लेकिन बाय मार्केट में डिप पर ही, अभी डिप जहाँ पर खत्म होगी ना वहाँ मुझे लग रहा है अच्छी ट्रेड मिलेगी, लेकिन प्रोवाइडेड ही खत्म हो जाए डिप जहाँ पर भी खत्म होगी। लेकिन एक बार के लिए तो मार्केट ने आपको हल्का सा झटका दे दिया हायर लेवल से, इवन आईटी में भी। जी आईटी में भी, और साइकोलॉजिकल मार्क्स थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लेके आते हैं और वो स्क्रीन पे इस वक्त विजिबल है। और बहुत देर बाद अगर कुछ ठीक ठाक कर रहा है तो अगेन इट्स फार्मा। एबट इंडिया आपकी स्क्रीन पे आएगा। एक बार डायरेक्टर साहब निफ्टी फार्मा लेके आएंगे। निफ्टी फार्मा जैसे ही बाजार थोड़ा सा बैकफुट पे आया, फार्मा ने थोड़ा सा मतलब एक डिफेंसिव स्पेस ने अपना एग्रेशन शो करना शुरू कर दिया। 17,385 अब जरा एक बार निफ्टी फार्मा का इंडेक्स लेके आइए। यस अनुज, एक बार क्या पॉसिबिलिटी है कि बाजार फिर इस 300 पॉइंट के निफ्टी के वर्टिकल राइज के बाद फिर डिफेंसिव की तरफ जाए, वहाँ पे कुछ ट्रेड्स को लोकेट करे? नहीं, फार्मा वैसे भी स्ट्रांग रहा है वीरू। फार्मा ने तो रिस्क ऑन चाहे रहा हो चाहे रिस्क ऑफ रहा हो, रोज ही आउट परफॉर्म किया, मतलब ऑलमोस्ट हर वीक आउट परफॉर्म किया फार्मा ने। तो पॉसिबल आई थिंक ये इस बार की जो फार्मा की बाइंग है वो अक्रॉस द बोर्ड है। एक आध स्टॉक को छोड़ दीजिए आप, वरना अक्रॉस द बोर्ड सन फार्मा, लुपिन, सिप्ला, औरोबिंदो, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है इस बार फार्मा में। तो फार्मा में तो खैर मोमेंटम स्ट्रांग है विदाउट अ डाउट। लेकिन वीरू आज एक बहुत इंटरेस्टिंग हम इंस्टा लाइव करने वाले हैं 11 बजे, जरा उसके बारे में बात कर लें। बिल्कुल 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 अनुज, शानदार। अगर आप देखें एक वो सीरीज़ 1 एफएनओ गुरुकुल की सीरीज़ 1 के बाद एफएनओ गुरुकुल 2, जी हाँ जल्द आ रहा है ये 11 और 12 फरवरी को। और इस गुरुकुल 2 में क्या है, क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, क्या आपको सीखने को मिलेगा इन 4 मेहमानों के साथ, अनुज के साथ और मेरे साथ। अनुज 11 बजे वार्तालाप। 11 बजे वार्तालाप। अच्छा वीरू, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, मुझे ना वीकेंड पे आईआईटी बॉम्बे ने बुलाया था एज चीफ गेस्ट। तो वहाँ पर काफ़ी खचाखच भरा हुआ था। मैं था और विजय केडिया जी थे, तो मैंने उनके साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन की थी। उसके बाद वहाँ पर स्टूडेंट्स से मैंने कहा चलिए अब आप सवाल पूछिए। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल किया कि अगर आप ये कह रहे हैं, लगातार डिस्क्लेमर डाल रहे हैं कि एफएनओ में सक्सेस रेट 10% है, तो फिर आप एफएनओ गुरुकुल क्यों कर रहे हैं? तो मैंने उनसे एक चीज़ पूछी। मैंने कहा अच्छा आप एक बार बताइए, आप तो आईआईटी में पढ़ रहे हैं, जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है आईआईटी का, उसकी सक्सेस रेशियो क्या होती है? तो उन्होंने कहा लेस देन 1%। मैं कहा तो लेस देन 1%, फिर कभी आपने सोचा कि नहीं अगर लेस देन 1% है तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूँगी? मैं कहा किया ना अटेम्प्ट आपने तो, और 10% कोई ख़राब सक्सेस रेशो नहीं होता, और हर किसी को एम करना चाहिए उस 10% में आने का। और हम ये प्रॉपर डिस्क्लेमर के साथ डाल रहे हैं, प्रॉपर डिस्क्लेमर के साथ डाल रहे हैं कि हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं कि बस ये आपने एफएनओ गुरुकुल ज्वाइन कर लिया उसके बाद आपका प्रॉफिट बनेगा। मैं तो कह रहा हूँ उसके बाद भी आपके लॉसेस के चांसेस रहेंगे, लेकिन उसमें होगा क्या, एटलीस्ट आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि एक बार कोचिंग लेकर पढ़कर उसके बाद वो ट्रेड अगर आप ले रहे हैं उसके बाद पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है ना। ये है हमारा जो मेन एम है, और आज मैं लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, आज जो इंस्टा लाइव है इसके लिए। और ये डेट चेंजेस भी हमें इसलिए करने पड़े थे क्योंकि 20 तारीख को ट्रेडिंग आ गई, लाइव ट्रेडिंग आ गई, इसके लिए हमको फिर ये इसको पुश करना पड़ा था वीरू। वैसे खैर आपने कोर्स मटेरियल डिज़ाइन किया है, इस बार क्या अलग जोड़ा है आपने? मैं जब हमने सीज़न 1 किया था ना अनुज, एक तो मुझे बड़ी खुशी थी कि जितने भी लोग थे वो आखिरी सेशन तक मौजूद रहे। हमारी पूरी टीम, चाहे आप, मैं, हमारे गेस्ट, हमारी प्रोडक्शन टीम बड़ी उत्साहित थी इस चीज़ को लेकर। मेरे को एक चीज़ लग रही थी इसमें कि शायद मुझे थोड़ा सा कंटेंट उन लोगों के लिए भी डालना चाहिए जो कि एक बिल्कुल ही ट्रेडर मानसिकता के नहीं है,
जो लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा एजेड इंसान है, 50, 55, 60, 70 की एज में, वो अपना फिर एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, उसका दोबारा आकलन करना चाहते हैं, एंट्री एग्जिट स्टॉक्स के आधार पर लें, तो उस पोर्टफोलियो को कैसे सुसज्जित करें, निर्माण करें, उस पर एक खास डेडिकेटेड चंक 4 यानी अमित गुप्ता आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के जो पीएमएस हेड हैं, उनके साथ अनुज ये खास जो आखिरी का जो लगभग 2 घंटे का 11 फरवरी का सेशन है वो डिज़ाइन किया गया है। अनुज बिल्कुल। चलिए अब एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और अगर सौरभ मुखर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए सौरभ से बात होगी कुछ ही देर में। उससे पहले एक बार मार्केट लेकर आइए, लोअर लेवल से अब बाइंग आ गई मार्केट में वापस, बहुत इंटरेस्टिंग। डिप खत्म हुई और वहाँ पर बाइंग आई। अब एक अप्रोच ये हो सकती है वीरो कि डे लो जो है आपका 21,963, अगर आप बाय कर रहे हैं तो वो एक स्टॉप हो सकता है। अगर सेकंड राउंड ऑफ बाइंग अब यहाँ पर आ रही है तो मिड कैप भी देखिए कैसे रेड में जाने के बाद एकदम से वापस स्प्रिंग की तरह ग्रीन में आए। ये देखिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक कोई वेट कर रहा था कि बस एक बार रेड में आ जाए, मैं वहाँ पे लूँगा, और वहाँ से एकदम से देखिए मोमेंटम आया मार्केट में और अब वापस डे हाई पे तो नहीं लेकिन लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी आई। एक बार औरोबिंदो फार्मा लेकर आइए वापस। औरोबिंदो फार्मा ये पिछले हफ्ते हमारी स्पॉटलाइट में था स्टॉक, और अब देखिए यहाँ पर 3.5% 1133 का मूव इस समय। चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस की बात करते हैं और अब हमारे साथ हैं देश के जाने माने पोर्टफोलियो मैनेजर्स में से एक, मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी। सौरभ जी गुड मॉर्निंग। और पहले तो क्योंकि इस साल आपसे पहली बार बात हो रही है ऑन एयर, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए इस साल आपके हिसाब से क्या ब्रॉड थीम्स रह सकती हैं और आप कहां पर फोकस करने वाले हैं? देखिए साल की शुरुआत तो अच्छी रही है। हमारी उम्मीद थी कि हमारे पोर्टफोलियो कंपनीज जो आईटी सर्विसेज में हैं वो अच्छा प्रदर्शन दिखलाएंगे। जैसे मैं काफी सालों से बोलता आ रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आती लोग टीसीएस पे मंदी क्यों करते हैं या आईटी सेक्टर पे इंडिया के मंदी क्यों करते हैं। पूरे दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज को क्लाउड की तरफ जाना है, एआई की तरफ जाना है, और वो सारा काम हिंदुस्तानी कंपनीज को ही मिलेगा। टीसीएस हमारे पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा रहेगा। हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो में राइजिंग जायंट्स में एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज है और टाटा एलेक्सी भी है, और मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग R&D का जो पूरा ये क्षेत्र है इसमें बूम बरकरार रहेगी। जैसे सारे दुनिया का ER&D का काम हिंदुस्तान की तरफ आएगा। इसके साथ ही साथ मेरे को उम्मीद है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में जो हमारे होल्डिंग्स है, जो बैंक्स NBFCs में जहाँ पे हमारा निवेश है, मेरे ख्याल से रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जहाँ पे भी कंट्री में जा रहा हूँ हाउसिंग बूम दिख रही है, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग में काफ़ी अच्छी तेजी दिख रही है। एंड लिंक्ड है इसके साथ बिल्डिंग मटेरियल्स का जो एरिया है, पेंट्स, एडिसिव्स, पाइप्स, यहाँ पे भी मेरे ख्याल से डिमांड स्ट्रांग रहेगी। ये 3 सेक्टर्स हैं। आईटी का काफ़ी तक समझ आ गया है, बट लेंडर्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स मेरे ख्याल से इनका जलवा हमको अर्निंग सीजन में इस बार दिखेगा। मैं एक थोड़ा सा टाइम आईटी पर स्पेंड करना चाहता हूँ एक्स्ट्रा सौरभ जी, क्योंकि बिल्कुल आपकी बात सही है कि काफ़ी मंदी आई थी आईटी में, लेकिन अभी भी नंबर्स में वो शायद स्ट्रेंथ मिसिंग है। मार्केट को शायद इस चीज़ का रिलीफ है कि नंबर्स इतने खराब नहीं है जितने मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि 2025 में या FY25 में ये नंबर्स फाइनली स्ट्रेंथ दिखाने शुरू करेंगे? देखिए इसको 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला तो ऑर्डर बुक पे जो फोकस करते हैं, जो ये TCV बोलते हैं, जिसको आईटी सर्विसेज कंपनी, जो जिस पैमाने पे ऑर्डर बुक इनका बड़ा है लास्ट 5-6 क्वार्टर में, बड़े बड़े प्लेयर जैसे TCS का कभी 8 बिलियन से ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, कभी 10 बिलियन से बढ़ रहा है। उससे मेरे ख्याल से कोई दो राय हो नहीं सकती कि आउटलुक इन कंपनीज के लिए जबरदस्त है। ठीक है, तो ये वाला इस वाले मुद्दे पे मेरे ख्याल से बहस की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आउटलुक अच्छा है क्योंकि आपको दिख रहा है भयंकर पैमाने पे ऑर्डर बुक बन रही है। दूसरा सवाल खड़ा होता है कब ये ऑर्डर बुक अर्निंग्स में ट्रांसलेट होगा, ये काम शुरू कब होगा। राइट नाउ जाहिर है अगर मैं यूएस लेंडर का CEO हूं, मैं वेट करूंगा कि फेडरल रिजर्व रेट कटिंग साइकिल को शुरू करे। अब फेडरल रिजर्व रेट कटिंग साइकिल शुरू करेगी आज से 3 महीने बाद या 6 महीने बाद। मेरे ख्याल से यूएस बैंक्स के CEOs को इसकी खबर अभी तक आई नहीं है। जैसे जैसे रेट कटिंग साइकिल शुरू होती है यूएसए में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, मेरे ख्याल से ये सारा जो TCS जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो अर्निंग्स में तब्दील होगा। सो ये दूसरा जो पॉइंट है मेरे ख्याल से FY25 में अर्निंग्स ग्रोथ फिर से दिखने लगेगी। आज की डेट में अर्निंग्स ग्रोथ 2 या 3% पे चल रही है, विच इज व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट। बॉटम ऑफ द साइकिल पे अर्निंग्स ग्रोथ इसी पैमाने पे आती है। बट जैसे जैसे आगे जाते हुए
आगे जाते हुए ये ऑर्डर बुक धंधे में ट्रांसलेट होगा, वो धंधा मुनाफा लाएगा आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए, और इसी वजह से हमारे लार्ज कैप एंड मिड कैप पोर्टफोलियोज में आईटी एंड इंजीनियरिंग R&D का एक अहम हिस्सा है। एक क्विक डिस्क्लेमर दे दूं, ये सारे स्टॉक्स मेरे खुद का निवेश है थ्रू मार्सेलस, मेरे माँ बाप का भी है और हमारे 9,000 क्लाइंट्स का भी इन स्टॉक्स में निवेश है। आपका ये डिस्क्लोजर सौरभ जी यकीन मानिए हमारे दिमाग में छप चुका है, अगली बार तो शायद आपको देने की जरूरत भी ना पड़े, लेकिन आपके अगली बार के पिछली बार के कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा मूव दिया सौरभ जी। एक तो टेगा मेरे को याद आता है और दूसरा है ग्रेनविल। ग्रेनविल में अच्छा मूव मिला, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में है ये। अभी यहाँ पे फ्रेश पर्सपेक्टिव क्या है और ऐसी ही कोई नया एडिशन सौरभ जी क्या है क्या? तो देखिए ग्राइंडवेल अब्रेसिव्स बनाता है। सो ये अब्रेसिव्स की जो के प्रोडक्ट्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं फैक्ट्रीज में, जैसे मानिए मारुति के गाड़ी के फैक्ट्री में लोहा काटने के लिए, लोहा को गाड़ी के शेप में बनाने के लिए अब्रेसिव्स का इस्तेमाल होगा। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जहां पे भी हो रही है, राइट, जेन सेट्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बन रही है, ग्राइंडवेल वर्ल्ड का लीडर है अब्रेसिव्स में, इंडिया में भी मार्केट लीडिंग पोजीशन है। और इस प्रकार की चीज एक कैपेक्स साइकिल्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स के साथ इसका एक अहम हिस्सा बन जाता है। एंड इसलिए ग्राइंडवेल पे हमने 2 साल पहले पोजीशन बनाया और मेरे ख्याल से आउटलुक इस कंपनी के लिए अगले 2-3 साल में अच्छा है। बैरियर्स टू एंट्री काफी हाई है, बिकॉज अगर आप मारुति की फैक्ट्री चला रहे हो, जाहिर है आप लो क्वालिटी अब्रेसिव्स नहीं इस्तेमाल करोगे कि पूरी प्लांट रुक जाएगी अगर अब्रेसिव्स लो क्वालिटी की बन जाए। टेगा का रोल थोड़ा दूसरा है। टेगा लिंक्ड है गोल्ड माइनिंग साइकिल के साथ। सो टेगा का जो मशीन है, टेगा दुनिया में नंबर 4 प्लेयर है, एशिया का लार्जेस्ट है बट वर्ल्ड नंबर 4 है। जब गोल्ड का ओर जमीन से खोदा जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों करने के लिए टेगा के मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। चिले में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में टेगा की मशीन्स की काफी मांग है। उनके पास कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कुछ ट्रेडमार्क्स हैं जो दूसरे दुनिया के कंपनीज के पास नहीं है। तो ग्लोबल माइनिंग साइकिल, स्पेशली गोल्ड माइनिंग साइकिल के साथ टेगा का एक रिश्ता बना रहेगा। हमारे ख्याल से ये ग्लोबल माइनिंग साइकिल, स्पेशली गोल्ड माइनिंग साइकिल एक अच्छी जगह पे है। टेगा की जो नीश पोजीशन है स्ट्रांग है, इसलिए इन दोनों में बरकरार है। इस प्रकार के हम और कुछ पोजीशंस भी बना रहे हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल प्ले में। रिमेंबर, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल प्ले पब्लिक सेक्टर कैपेक्स प्ले से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हम EPC कंपनीज या रोड कंस्ट्रक्शन या ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनीज की खोज नहीं कर रहे। हम इन कंपनीज की खोज कर रहे हैं जो फैक्ट्रीज में जो मशीन्स इस्तेमाल होते हैं उनका मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आने वाले हफ्तों में कुछ मैं आपको और बता पाऊंगा और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स प्लेस हमने क्या क्या लिए हैं मार्सेलस के पोर्टफोलियोज में। ओके अच्छा, मैं आपके पोर्टफोलियो पे शायद उसी अगली चर्चा में एक बार फिर से आऊँ, लेकिन अभी कुछ सेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं सौरभ जी। अभी इस आईटी अर्निंग सीजन की, मतलब इस अर्निंग सीजन की और आईटी की ये प्रमुख 4 नंबर्स को देखने के बाद आपको मतलब सेंस क्या आ रहा है? अच्छा, मेरा अल्टीमेट प्रश्न ये था कि इन नंबर्स के साथ चला तो सब कुछ, बट स्टिल यहाँ से लार्ज कैप आईटी डोमिनेट करने का ज़्यादा, या फिर आपको जो स्विंग मिलेंगे लार्ज कैप आईटी मिलेंगे, या फिर ऑलरेडी काफ़ी चल चुके मिड कैप आईटी में को आपको और पैसा बनाने के पोटेंशियल्स लग रहे हैं? थोड़ा सा इस प्रश्न पर आपका उत्तर चाहूँगा। देखिए, हमने मिड कैप आईटी में कभी निवेश किया नहीं है। इस वजह से नहीं किया क्योंकि मिड कैप आईटी के जो प्लेयर होते हैं उनके 1 या 2 क्षेत्र में स्ट्रेंथ होती है, और टेक्नोलॉजी का मुद्दा इतना कॉम्प्लेक्स है। कभी कोई स्पेसिफिक एरिया में तेजी आती है, टेक्नोलॉजी की किसी स्पेसिफिक एरिया में तेजी आती है, कभी दूसरे में आती है। एक टीसीएस जैसा बाहुबली प्लेयर, एक टीसीएस जैसा हाथी हर एक क्षेत्र में हावी रहता है। कहीं आईटी के कोई नए एरिया में स्ट्रेंथ आती है, टीसीएस उसमें फटाफट घुस जाता है और कमा लेता है। सो मिड कैप आईटी में आपको बहुत बारीकी से आपको एक स्पेसिफिक सब सेक्टर को समझना है। हमारे पास उतनी बारीकी से सब सेक्टर की खबर या समझ नहीं है, इसलिए हम जो जायंट प्लेस हैं टीसीएस और कुछ लेसर एक्सटेंट तक इन्फोसिस में अपना इंटरेस्ट बरकरार रखते हैं। मिड कैप में हमारे पास, जैसे मैंने बोला, इंजीनियरिंग R&D प्लेयर्स हैं। इंजीनियरिंग R&D LTTS और टाटा एलेक्सी है। इंजीनियरिंग R&D में ये दोनों प्लेयर्स बड़े प्लेयर्स हैं, राइट? दीज आर नॉट IT कंपनीज। टाटा एलेक्सी और LTTS, दे नॉट रियली IT कंपनीज। वो बोइंग का इन फ्लाइट इंस्ट्रूमेंटेशन, इन फ्लाइट म्यूजिक सिस्टम बना रहे होंगे, मर्सिडीज का
इन फ्लाइट मर्सिडीज का ट्रक के अंदर, कैबिन के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल बना रहे होंगे, शायद सऊदी अरेबिया में किसी प्लांट का कंट्रोल सिस्टम्स बना रहे होंगे। सो LTTS एंड टाटा एलेक्सी थोड़े से अलग किस्म के प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं ER&D में। मिड कैप IT एक क्षेत्र है जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा घबराहट होती है, इसलिए हम उससे दूर रहते हैं। ओके, रिटेल में आपका काफ़ी फोकस है। वी-मार्ट आपके पास काफ़ी समय से रहा था, ट्रेंट आपने रिसेंटली ऐड किया था, और ट्रेंट मैं तो कह रहा था उसका नाम चेंज करके ट्रेंड रख देना चाहिए, जिस तरीके से ये स्टॉक रुक ही नहीं रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो रहे हैं स्टॉक्स? तो देखिए, काफी लोगों का कहना है कि ट्रेंड की PE मल्टीपल, कोई मेरे को 200 बोलता है, कोई 150 बोलता है। सो हमने ट्रेंड के एनुअल रिपोर्ट को जिस प्रकार से एनालाइज किया है, जिस प्रकार से अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स किए हैं, इंडास को एडजस्ट आउट करने के लिए, आई थिंक इंडास 116 को एडजस्ट करना पड़ता है ट्रेंड के अर्निंग्स को रियली प्रॉपरली समझने के लिए। और हमारा जो अनुमान है ज़ूडियो के प्रॉफिटेबिलिटी का और स्टार बाजार के प्रॉफिटेबिलिटी का, मेरे ख्याल से मार्केट में ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं है नाइदर ज़ूडियो नॉर स्टार बाजार के प्रॉफिटेबिलिटी का। अगर ये तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखे तो मेरे ख्याल से ट्रेंड की PE का 40 से 50 के बीच में PE मल्टीपल आता है, और ये कंपनी 25 से 35% अर्निंग्स कंपाउंडिंग काफ़ी आगे आगे जाते हुए सालों तक दिखलाएगी। सो हमारे गणित के मुताबिक जब हमने ट्रेंड लिया था 4 महीने पहले, तब भी ये सस्ता था। आज भी हमारे गणित के मुताबिक ट्रेंड अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और यहाँ पे अलग अलग ट्रिगर्स आते रहेंगे, जैसे कि स्टार बाजार की प्रॉफिटेबिलिटी मेरे ख्याल से आने वाले क्वार्टर में दिखेगी। इस विंटर काफ़ी हमने ट्रैवल किया अक्रॉस द लैंड, अलग अलग ज़ूडियो में गए हैं, अलग अलग स्टार बाजार में गए हैं, जहाँ पे भी गए हैं दिखाए ग्राहक आ रहे हैं, और ज़ूडियो का भी और स्टार बाजार का भी सामान बराबर बिक रहा है। वेस्ट साइड तो जानी मानी स्टोरी है, उस पर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, वो 10-15 साल से जानी मानी स्टोरी है वेस्ट साइड। एक आखिरी सवाल, आपके पोर्टफोलियो में HDFC बैंक, कोटक और बजाज फाइनेंस तीनों हैं। ये तीनों ने साइन दिखाए हैं भले ही बॉटमिंग आउट के, लेकिन हायर लेवल पर यहाँ पर बाइंग मिसिंग रहती है। सौरभ जी, ऐसा क्यों? आपके हिसाब से ये क्यों हायर लेवल पर स्ट्रगल करते हैं? ये बजाज फाइनेंस के साथ तो मेरे ख्याल से कोई स्ट्रगल की गुंजाइश नहीं है। बजाज फाइनेंस की पोस्ट कोविड रैली सॉलिड रही है। हमने Q2 रिजल्ट्स के बाद पोजीशन थोड़ा घटाया था, बिकॉज हमको थोड़ी आशंका थी अबाउट अनसिक्योर्ड लोन्स, बट अभी भी बजाज हमारे पोर्टफोलियो का काफ़ी अहम हिस्सा है, और मेरे को बजाज के स्टॉक में कुछ खास कमजोरी नहीं दिखती। जैसे अभी रिसेंट जो प्री क्लोज उनकी अनाउंसमेंट आई, तुरंत स्टॉक भागा। विदेशी निवेशकों का अभी भी ये फेवरेट है, डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स में भी बजाज फाइनेंस पसंदीदा स्टॉक है। हाँ, ये बात जरूर मानूंगा, HDFC बैंक और कोटक में स्पेशली डोमेस्टिक निवेशकों में एक आशंका रहती है कि ये स्टॉक शायद महंगे हैं। जहाँ पे मेरे को नजर आ रहा है HDFC बैंक इज एट इट्स चीपेस्ट इन 20 ईयर्स, तो इसलिए हमारे पोर्टफोलियो का हमारे लार्ज कैप पोर्टफोलियो का आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट होल्डिंग है। कोटक हमारे लार्ज कैप पोर्टफोलियो का लार्ज होल्डिंग है। हमको अच्छे लेंडर्स दिखते हैं लोग, Tier 1 कैपिटल एडिक्वेसी बराबर है, अर्निंग्स कंपाउंडिंग हाई टीन्स लो 20s में बहुत साल तक ये बरकरार रखेंगे। इस प्रकार के लेंडर दुनिया में, नॉट ओनली इंडिया में, दुनिया में गिने चुने हैं। तो जब मौका मिलता है अच्छी तरह पोजीशन बना के वेट करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको। चलिए, ये बात हो गई सौरभ से। अब सुमित के पास चलते हैं दिल्ली। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं अयोध्या में जो भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उनसे कुछ कंपनियां जो एसोसिएटेड रही हैं, उसमें आज सुमित एक और स्टॉक लेकर आए हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग। आज जो कंपनी लेकर आए हैं वो थोड़ी कम सुनी हुई रहती है, लेकिन ये रिसेंटली चर्चा में आई है, और इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर ये स्टॉक 50% से ज़्यादा का एक बड़ा मूव भी दिखा चुका है। तो थोड़ा ध्यान संभल कर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। वो है अपोलो सिंदूरी। दरअसल ये कंपनी के बारे में कम चर्चा होती है, चेन्नई बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी केटरिंग कारोबार के अंदर है, और कई दिग्गज क्लाइंट इसके पास ऑलरेडी हैं, जिसके अंदर टाटा ग्रुप आता है, अपोलो ग्रुप आता है, सब ऑलरेडी हैं। तो हॉस्पिटैलिटी कारोबार के अंदर कंपनी कामकाज करती है। इसमें केटरिंग इनके पास है, मैनेजमेंट
सर्विसेज इनके पास हैं, रेस्टोरेंट सर्विसेज इनके पास हैं, जिनके ऊपर ये कंपनी मेजरली डील करते हुए दिखाई पड़ती है। रिसेंटली इस कंपनी को एक बड़े पार्किंग लॉट का अप्रूवल आया था, ऑर्डर आया था अयोध्या में, जहां पे मल्टी लेवल पार्किंग बना रही है। पहला ट्रिगर ये 3000 स्क्वायर मीटर का एक पार्किंग बना रही है। इसके ऊपर एक होटल भी कंपनी बना रही है और उस होटल के साथ साथ एक रेस्टोरेंट बना रही है जहां पर 1000 लोगों की कैपेसिटीज को एकोमोडेट करने वाले हैं। और क्योंकि बहुत बड़ा इन्फ्लो आने की उम्मीद है, इसलिए इस कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर ये बनता हुआ दिखाई पड़ा है। लगातार 2 हफ्ते के अंदर ये शेयर करीब 50% से ज्यादा चल चुका है और 80 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। तो थोड़ा वैल्यूएशन पार्ट महंगा है और शेयर हाल में इस ट्रिगर के बीच में एक बड़ी तेजी ऑलरेडी दिखा भी चुका है। लेकिन इस कंपनी को अगर आप अदरवाइज भी देखना चाहेंगे तो इस कंपनी के पास कई सारे बड़े क्लाइंटल भी हैं, जिसके अंदर आता है अपोलो हॉस्पिटल, विप्रो, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, टैफे, एमिटी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर कंपनी ऑलरेडी कामकाज कर रही है, जिनके लिए ऑलरेडी एक अच्छे नंबर्स ये प्रोड्यूस करती हुई चली आ रही है। तो पुरानी कंपनी है, अच्छी हिस्ट्री है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बड़ी तेजी दिखा चुका है, इसलिए आज से भी आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा महंगी साइड पे स्टॉक जरूर कामकाज कर रहा है। ओके, तो बाजार और राम मंदिर का सरोकार, आपने ये देखा आज का स्टॉक। और ये सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार जरा इंडस्ट्रीज लेके आइए, थोड़ा सा इंडस्ट्रीज को एक बार फिर से रीड करने की कोशिश करते हैं और स्टॉक्स को देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी संभला है करीब करीब 22,017 पे, निफ्टी बैंक करीब 47,981 पे। एक दो ट्रेड्स और पिक कर लेता हूँ उसके बाद, क्योंकि हमें HCL टेक्नोलॉजीज़ की मैनेजमेंट ने जो आप नतीजों पर बात टिप्पणियाँ करी उसको थोड़ा सा गौर से समझेंगे। एक बार के लिए अमित, जरा एक बार स्ट्रक्चर देखिएगा आप ONGC का और साथ ही साथ इंडिगो का, दोनों ही स्टॉक्स, इंडिगो एट ऑल टाइम हाई और ONGC एक क्लियर कट मल्टी ईयर ब्रेकआउट, आई थिंक इट्स अ डेकेड ब्रेकआउट। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इन दोनों स्टॉक्स को? जी वीरेंद्र जी, काफी शानदार स्ट्रक्चर है ONGC का। हम देखें, इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में हमने जो मूव देखा था दैट वाज बैक्ड बाय वॉल्यूम्स, और उसके बाद हम आज उसका एक फॉलोअप देख रहे हैं। तो जिनकी पोजीशन ONGC में डेफिनेटली बने रहना चाहिए। फ्रेश पोजीशन भी अगर ऐड करनी है तो 224 के स्टॉप लॉस के साथ रखे। टारगेट्स इसके 233 235 के पॉसिबल हैं। जहां तक हम इंडिगो का सवाल है, इंडिगो भी अपने अपर बॉलिंजर बैंड के और 10 डेमा के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, एक बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 3090 का इसका लगभग प्राइस है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा हम यहाँ पे 3060 के आसपास रखेंगे और 3150 से 3200 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, टेक्नोलॉजी पे आपका ठीक है। इस बीच जरा एक बार निफ्टी IT लेके आइए और HCL टेक्नोलॉजीज लेके आइए। गौरतलब है कि आज सिर्फ अगर आप अर्निंग्स का की बात करें तो सिर्फ HCL टेक्नोलॉजीज़ का अगर आप देखें यहाँ पर, और विप्रो का दिन था। हालांकि विप्रो बैकफुट पे है, बट HCL टेक्नोलॉजीज़ अभी भी आपकी स्क्रीन पे फर्म एट हायर लेवल्स। बहरहाल नतीजों पर, नंबर्स पर कंपनी के CFO प्रतीक अग्रवाल और चीफ पीपल ऑफिसर रामचंद्र सुंदरराजन से खास बातचीत करी मेरी सहयोगी हर्षता ने। आइए इस बातचीत के जरा कुछ मुख्य अंशों को देखते हैं। HCL टेक के बहुत ही शानदार नतीजे, उम्मीद से काफी बेहतर प्रदर्शन, खासतौर से कांस्टेंट करेंसी बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ में और ओवरऑल बिजनेस में भी। हमारे साथ अब प्रतीक अग्रवाल जो कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, और साथ ही साथ रामचंद्रन सुंदराजन जो चीफ पीपल ऑफिसर है, हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का ही स्वागत है। कांग्रेचुलेशंस जेंटलमैन, ये तीसरी तिमाही शानदार तिमाही रही है। इनफैक्ट बाजार की उम्मीदों को आपने भी बीट किया है। तो प्रतीक जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ड्राइव किया इस पर्टिकुलर रेवेन्यू ग्रोथ को? क्या वो मेगा डील जो वेरिजॉन वाली थी उससे एक्स्ट्रा एज मिला है आपको? 3-4 फैक्टर्स थे जो इस क्वार्टर को सिक्सर बनाया, जिसने इस क्वार्टर के लिए। और सबसे पहला, जैसे आपने बोला कि जो हमारी मेगा डील जो हमने साइन की थी अगस्त 10 को हमने अनाउंस की थी, और वो नवंबर 1 से शुरू हो गई थी उसकी डिलीवरी एंड रेवेन्यू एक्रूअल। और सेकंड, हमारा जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आउट परफॉर्मेंस दिया इस क्वार्टर में। 5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जो सीक्वेंशियली 32% बिकॉज ऑफ द सीजनैलिटी 32% क्वार्टर से क्वार्टर तक ग्रोथ आया उसमें। और तीसरा, जो हमारा एक्वायर्ड कंपनी है ASAP, उसका पिछले
क्वार्टर में एक ही महीने का कंट्रीब्यूशन था, इस बार पूरे 3 महीने का नंबर्स आया, तो 2 महीने एक्स्ट्रा उसने भी कंट्रीब्यूट किया। और ER&D में भी हमारी ASAP के अलावा भी अच्छी 2.5% ऑर्गेनिक ग्रोथ थी। सो ये सब फैक्टर्स ने मिला के वो छक्का बनाया है। सर, आने वाले क्वार्टर्स में क्या डिस्क्रिशनरी स्पेंड में कुछ पिकअप रहेगा? मेगा डील तो आ गई, लेकिन बाकी क्लाइंट्स जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड नहीं कर रहे थे उनकी तरफ से कुछ इशारा इम्प्रूवमेंट का, बेहतरी का? अभी इस समय जो हमारा IT और बिजनेस सर्विसेज का सेगमेंट है, उसमें हमने डिस्क्रिशनरी स्पेंड ज्यादा नहीं देखा है। ऑफ कोर्स इस क्वार्टर में हमारा फरलोस का भी इम्पैक्ट था, बट अदरवाइज ऑल्सो उसमें डिस्क्रिशनरी स्पेंड पूरा नहीं आया है वापस। जो ER&D बिजनेस है इंजीनियरिंग वाला, उसमें पिछले क्वार्टर 1.6% ऑर्गेनिक ग्रोथ था, इस बार 2.5% ऑर्गेनिक ग्रोथ है, तो उसमें थोड़ा ग्रीन शूट्स नजर आ रहा है। बट ओवरऑल आई थिंक डिस्क्रिशनरी स्पेंड में शायद थोड़ा टाइम लगेगा। रफली क्या जो आपने गाइडेंस थोड़ा सा अपना अपर एंड का कम किया है, क्या वो इसी के मद्देनजर कम किया है बाय 50 बेसिस पॉइंट अग्रवाल साहब की डिस्क्रिशनरी स्पेंड नहीं है या नहीं दिखाई दे रहा, या फिर कोई और कारण है? उसके पीछे सिर्फ इतना सा है कि जो हमने ग्रोथ प्रोजेक्ट की थी उसमें थोड़ा डिस्क्रिशनरी एक्सपेक्टेड और था, और फरलोज इतने ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं थे, तो हम और भी ज्यादा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे दिसंबर क्वार्टर में। अभी भी अगर आप देखें तो जो हमने गाइडेंस दी है 5 to 5.5%, सारे लार्ज कैप या IT जो बड़े कंपनीज हैं उसमें सबसे ज्यादा है, कहीं ज्यादा है बाकियों से। और अगर आप देखें तो सीक्वेंशियली जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.6 से 3.5 तक का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है Q4 में, तो सर्विसेज बिजनेस में। सो सर्विसेज में एट इन दिस एनवायरनमेंट 1.6 to 3.5% growth is still very desirable and commendable, and we expect to be in the higher side of that range. Q4 के लिए क्या आंकड़ा आपने दरअसल तैयार किया हुआ है? क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी करीब 3,600 नए कर्मचारी आपने जोड़े हैं, जहां पर ज्यादातर कंपनियों ने कम इनफैक्ट नेट एडिशंस किए हैं, या फिर कुछ ने तो किए ही नहीं हैं। इस क्वार्टर में जो 3,600 का नेट एडिशन जो हुआ था, वो पिछले 2 क्वार्टर के कंपैरिजन में दोनों नेगेटिव नेट एडिशन था। पिछले 2 क्वार्टर में एडिशन था। ये 2 कारण था इसके लिए। एक, हमने हमारा जो भी फ्रेशर्स के लिए जो कमिटमेंट दे रखा है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो 3,800 के ऊपर फ्रेशर्स ऐड किया था इस क्वार्टर, और मेगा डील्स सर्विसेज में उसको रैंप अप करने के लिए उसके लिए भी हम रिक्रूट करते हैं। तो आगे जाके 4th क्वार्टर में भी सर्विसेज बिजनेस का ग्रोथ हमारा प्रोजेक्शन है 1.6 to 3.5, जो प्रतीक मेंशन कर रहे थे। वो ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए हमको रिक्रूट करना पड़ेगा। फ्रेशर्स भी आएंगे और लैटरल रिक्रूटमेंट भी हमारा जारी रहेगी। सो इसके वजह से Q4 में भी हम नेट हेडकाउंट इंक्रीज की सोच रहे हैं हम।